आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा ननन पांडे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन के कार्यक्रम लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इस आभासी पटल से जुड़े हुए सभी आदरणीय उपस्थित सज्जनों, विद्वानों, अतिथियों और प्रिय साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का साक्षात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें, जिन्होंने विज्ञान और साहित्य दोनों को अद्भुत रूप से जोड़ा है। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के एक छोटे से गांव काला आगार में जन्मे श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी ने न केवल एक प्रख्यात विज्ञान लेखक हैं, बल्कि विज्ञान के जन जन तक सरल और रोचक प्रसार के सशक्त सेतु भी हैं। वनस्पति विज्ञान में एमएससी, हिंदी में एमए और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा जैसी सुदृढ़ शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पंतनगर विश्वविद्यालय और पंजाब नेशनल बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। विज्ञान लेखन के क्षेत्र में इन्होंने लगभग 3,500 से अधिक लेख लिखे हैं, जो देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विज्ञाननामा, मेरी विज्ञान डायरी, सौरमंडल की सैर जैसी अनेक लोकप्रिय पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने विज्ञान को आम जन और बच्चों तक अत्यंत सहज भाषा में पहुंचाया है। केवल लेखन ही नहीं, बल्कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञान प्रसार और देश भर में लाखों बच्चों के बीच विज्ञान किस्सागोई के माध्यम से भी इन्होंने विज्ञान को जीवंत बनाया है। आपको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि इन्होंने केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021 सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं विज्ञान और साहित्य के इस यायावर साधक आदरणीय श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी का। सर, मंच पर आपका स्वागत नमस्कार। है। आपका भी और सभी दर्शकों का भी, जो भी देश दुनिया में जहां भी देख रहे हैं, पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आभार कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। जैसा कि हमारे दर्शक जब भी हमारे मंच पर कोई नए लेखक आते हैं, तो उनके बारे में जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं और जानना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपसे कर रही हूँ कि आपका जो बचपन है पहाड़ों में बीता, जी, क्या वहीं से प्रकृति और विज्ञान के प्रति आपकी रुचि का बीजारोपण हुआ? मंच आपका है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि मेरा जन्म प्रकृति की गोद में हुआ। वो सिर्फ एक काल्पनिक प्रकृति नहीं, वास्तविक प्रकृति। क्योंकि मैं एक दूरस्थ गांव में मेरा जन्म हुआ, और गांव में तो हरियाली थी ही सारी, और खूब खेती बाड़ी होती थी और पेड़ पौधे थे, हरा भरा गांव था। और वो चारों ओर बड़े घने जंगलों से घिरा हुआ था। और वो घने जंगलों में क्या है कि बाघ बहुत होते थे, और बाकी जंगली जानवर तो थे ही, जितने तेंदुए और भालू, और गांव में खूब सियार आया करते थे। तो सभी जो है वन्य जीवों से भी भरा हुआ था। उसके अलावा सैकड़ों तरह की चिड़ियाएं थी, फूल खिलते थे जंगलों में भी और घरों में भी। आसपास सारे हमारे फूलों की वाटिकाओं में, खेतों में, और इसलिए रंग बिरंगी तितलियां उड़ा करती थी। और पहाड़ होने के कारण ना, वहाँ नीचे नदी बहती थी, और नदी से एक घाटी ऊपर उठती थी, और हम पहाड़ की चोटी पर थे। तो इसलिए जो है, जब कभी भी बारिश का मौसम होता था तो घाटियों से कोहरा उठता था, भागता हुआ आता था और हमें ढूंढता था और हमें छूता हुआ निकल जाता था। और कभी फिर गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। इतना खूबसूरत दृश्य होता था। आगे चल करके जब
निराला और स्मृणानंद पंत जी वगैरह की कविताएं पढ़ी तो समझ में आया कि ये सब तो उन्होंने देखा होगा, इसलिए उन्होंने लिखा होगा। खैर, तो प्रकृति की किताब मेरे पास थी, और उस किताब को सबसे अधिक पढ़ा था मेरी जो शिक्षक थी, जो पहली टीचर थी मेरी, और वो टीचर थी मेरी माँ। अरे उन्होंने वाह! सब कुछ पढ़ा था उसे, वो कभी स्कूल नहीं गई। स्कूल तो नहीं गई, लेकिन उस प्रकृति की किताब में उन्होंने अपने अनुभवों से, अपने जीवन के अनुभवों से तमाम ज्ञान जो प्राप्त किया था। और मेरी एक आदत थी बचपन से खूब सवाल पूछने की। मैं माँ से हर समय तो माँ के साथ रहता था, और माँ से मैं दुनिया भर के सवाल पूछता था। ये चिड़िया क्यों आई, ये क्या कह रही है, ये अगर बोल रही है तो दूसरी चिड़िया से ये क्या बोल रही होगी, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, फूल क्यों खिल जाते हैं, कोहरा तो था ही नहीं, ये अचानक कोहरा कहाँ से आ गया, हमारे नीले आसमान में जो है बादल थे ही नहीं, वो बादल कहाँ से आ गए होंगे। और रात को इतना तारों भरा आकाश दिखता था, उतने तारे तो उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि पहाड़ों से जो है जहाँ बिल्कुल धूल नहीं होती, डस्ट फ्री आकाश होता है, तो वहाँ रात को हजारों लाखों तारे दिखते हैं। तो वो तारे क्या होते हैं, और इस तरह की तमाम जो जिज्ञासाएं थी। एक बीज जब बो रहे तो मैं तो साथ रहता था, हल्की बारिश हुई और बारिश के बाद जो है बैलों को लेकर के पिताजी निकले, उनके पीछे जो है वो हल चल रहा है और उसकी कूंड बन रही है, और उसमें माँ जो है टोकरी में से मक्का के बीज डाल रही हैं, उनके पीछे मैं देखता चल रहा हूँ। हमारे पीछे पता लगा मैनाएं चल रही हैं, उनके पीछे कुछ दो एक कौवे भी चल रहे हैं। सब हम एक ही तरह के, एक ही परिवार के लोग थे, और वो प्रकृति के साथ एक, जिसको कहेंगे ना, सभी समधर्मा, उसमें जाति धर्म क्षेत्र कुछ भी नहीं था। जैसे कौवों की कोई जाति नहीं थी और मैनाओं की कोई जाति नहीं थी, ऐसे हमारे भी, हम सिर्फ, हम उस जमीन के थे, उस प्रकृति के थे, और हमारे जो ये साथी जीव जंतु हैं वो भी साथ के थे। तो एक इस तरह के माहौल में पला बढ़ा, तो निश्चित रूप से जो जो सवाल मैं पूछता था, माँ अपने ढंग से उनके उत्तर देती थी। मैं आपको बताऊं, जैसे उत्तर देती थी, माना ये हेमंत ऋतु आती थी, शरद ऋतु से ठीक पहले, तो हिमालय की ओर से, हमारे गांव से हिमालय बिल्कुल सामने दिखाई देता था, अरे तो वाह! वहां से बहुत चिड़ियाओं का झुंड आता था। मल्या कहते थे हम उनको, आज भी मल्या कहते हैं। और अब मैं जानता हूँ किताब से कि वो स्नो पिजन्स हैं। तो उनकी सैकड़ों की तादाद में आते थे, और झुंड के झुंड, और हमारे गेहूं के खेतों में आ जाते थे जहाँ गेहूं बोया होता था, तो रात को वहीं रहते थे। तो मैं माँ से पूछा करता था, माँ इतनी सारी चिड़िया क्यों चली आ रही हैं। तब माँ बताती थी कि क्यों, उनको भी ठंडा लगता है, घाम तापने के लिए आई है। मैंने कहा घाम तापने कहाँ, जैसे जैसे ना अब कुछ दीपावली के बाद हम लोग सब अपनी गाय भैंसों के साथ निकल जाएंगे। हम माइग्रेटी समाज का हिस्सा थे उस समय, तो हमारी गाय भैंसें होती थी, 20-25 गाय भैंसें, और वो उसमें हम लोग भी दीपावली के बाद सीधे अपने गर्म जगह के, वो भी पहाड़ों में था लेकिन वो नीचे मैदानों की ओर था, तो वहाँ ये गांव हमारा था, मकान था। तो हम अपनी गाय भैंसों को बागुड़ कहते थे, उनके झुंड के साथ जो है हम चलते थे, और हम लोग भी अपने उस गर्म जगह के गांव की ओर चलते थे। तो माँ कहती थी कि जैसे हम लोग जाते हैं ना अपने गांव में, वैसे ही जो है ये चिड़ियाएं भी अपनी जगह छोड़ करके आए। लेकिन छोड़ के क्यों आए, उनके घोंसले वहां कौन देखेगा। तो वहां कहते थे नहीं, कोई नहीं देखेगा। अब वहां इतनी ठंड होती है, तो उनके पास तो वही कपड़े हैं जो प्रकृति ने उन्हें पहने, पंखे हैं उनके पास बस, तो ज्यादा ठंडे में कैसे रहेंगे। तो उनको धूप चाहिए, गर्म चाहिए। फिर वहां सब कीड़े मकोड़े तो गायब हो गए, वो तो है नहीं, तो वो खाना क्या खाएंगे, तो खाना भी उन्हें गर्म जगह मिलेगा। तो वो जो है, एक तो घाम तापने के लिए, शीत से बचने के लिए, कड़ाके की सर्दी से, और भोजन पाने के लिए जो है वो चली आती हैं। और ठीक इसी तरह हम लोग भी जाते हैं, और बड़ा मज़ेदार वो होता था, जो कारवां चलता था हमारा गांव के अन्य लोगों का, और एक कारवां चला जा रहा है,
सबसे आगे हमारी बहुत बड़ी फूल भैंस होती थी, उसके बड़े बड़े सींग थे, उसके गले में बहुत बड़ा घंटा जो है टंगा रहता था। वो बोलता था घनमन घनमन घनमन, ऐसे बोलता था। और पीछे सब बड़े डिसिप्लिन में, बड़े अनुशासन में जो है वो गाय और बाकी बछियाएं भैंसे वो सब चलती थी, और आखिर में घोड़ा होता था। और घोड़ा जो है उसके पीछे पिताजी, और उनके बाद मैं, मेरे पीछे माँ, फिर भाभी वगैरह, ऐसे हम लोग पूरे एक मतलब जो है ना उस कारवां में चलने का। और आज मुझे लगता है कि मैं सचमुच कितना समृद्ध हूँ। ये सब कुछ आज बच्चों को नहीं मिलता है। मेरे पास ये सारे अनुभव हैं। और सबसे बड़ी बात ये आपने पूछा कि वहाँ जैसे प्रकृति में, तो प्रकृति में यहाँ तो एक झोपड़ी में स्कूल था, बाद में बिल्डिंग बन गई थी पहाड़ में। लेकिन वहाँ जाने पर स्कूल केवल एक पहाड़ी पर साल के वृक्ष थे, और बबूल के वृक्ष होते थे, झाड़ियाँ, और शौरियाँ करके पेड़ होते थे। उन सब पेड़ों के बीच में एक जगह खाली थी, जिसमें ऊपर पहाड़ से गांव से आते थे हमारे शिक्षक और वहाँ के बच्चे, और नीचे के गांव से हम लोग जाते थे। और वो पहाड़ी पर हम लोग बैठ के, एक ऊपर वाले बच्चे ही लाते थे, एक ब्लैक बोर्ड लाते थे, श्याम पट, और कुछ चौक वॉक लेकर के आते थे, एक घंटा लाते थे वो बजाने के लिए। तो हम लोग नीचे से चलते थे, तो सब बच्चे वहाँ बैठते थे। तो हमारे पास स्कूल, वो हमारी जो है जंगल की पाठशाला थी। उस पाठशाला में कोई इमारत नहीं, लेकिन कई बार हम लोग पढ़ रहे हैं और साल के पेड़ों पर बंदर सुनते रहते थे, ये दो पाये क्या कर रहे हैं यहाँ हमारे जंगल में, ये क्या बोल रहे होंगे। बंदरों की समझ में नहीं आता था। उनकी दांग चलती थी पूरी, पता लगा एक बंदर आगे चल रहा है, एक पीछे है, और चले जा रहे हैं सारा। इससे आप समझ रहे होंगे कि कितना प्रकृति से निकट संबंध रहा। मैंने फूलों को खिलते हुए देखा, मैंने बीजों को उगते हुए देखा, मैंने बादलों को बनते हुए देखा, मैंने बारिश को, रिमझिम बारिश बरसते हुए देखी, मैंने चिड़ियों को बोलते हुए देखा, उन चिड़ियों को, उनके अंडे मैंने देखे। मैं जानता हूँ मैनाओं के अंडे का रंग क्या होता है, हम उनको देखते थे। और माँ बताती थी कि ऐसा है कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर पता है, वो देवता के थान में जाएंगी, फिर शिकायत करेंगी मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मेरे अंडे इन्होंने जो है वो तोड़े, या मुझे पत्थर मारा, या मेरे, मैं बच्चों के लिए खाना लेने आई थी। तो ये जो पक्षी प्रेम है, पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए इस तरह से, या पेड़ पौधों के लिए, शाम हो गई है, किसी पेड़ को काटना नहीं है, किसी कोई टहनी, कोई पत्ती, फूल कुछ नहीं तोड़ना है, क्योंकि शाम हो गई, अब वो भी सो जाएंगे। तो एक तरह से मतलब हमें तो बचपन से ही कि ये सब जीवित हैं करके, उनमें भी प्राण है। परान कहते थे हमारी कुमाऊनी भाषा में, उनमें परान छ, उनमें भी प्राण है करके माँ बताया करती थी। तो ये सचमुच आपने जो पूछा, तो एक प्रकृति का अनुभव हुआ, प्रकृति की गोद में जन्म लेने के कारण, तो वहीं पला बढ़ा। सचमुच सर, आपने मतलब हमें भी प्रकृति की सैर करा दी। और देखिए माँ कितने अच्छे ढंग से हमको समझाती थी कि नहीं, जी। रात को हम सोते हैं तो पेड़ भी सोते हैं। अगर हाँ, तुम हाँ। इसके पक्षी के घोंसले में छेड़ोगे तो वो शिकायत करेगी। तो जी, कितने सरल ढंग से वो हमको इतनी सब बड़ी बातें समझा जाती थी। बिल्कुल। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अब अद्भुत वो जो बात है। मलयाक चिड़ियों का बताया मैंने, आपने आगे जाके जब मैंने पढ़ा हाई स्कूल इंटर में कि बर्ड माइग्रेशन, तब समझ में आया, अरे बर्ड माइग्रेशन तो मेरी माँ बताया करती थी। ये क्यों आती है बिल्कुल, चिड़िया, तो मुझे कारण पता थे मुझे। बिल्कुल सर, हमको भी ऐसे ही लगता था बचपन में कि मम्मी कहती है कि रात को पौधों को मत जगाना, पौधों से फूल मत तोड़ना, हाथ नहीं लगाना, ये भी जी, सोते हैं। तो हमें पता ही नहीं था कि ये भी सोते हैं। बाद में जब साइंस लिया तो बाद में पता लगा कि हाँ, ये बात तो सच है। पर ये जो माँ सिर्फ़ 5वीं तक पढ़ी है, उसे कैसे पता था? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये अपने आप में एक अद्भुत विचार है। और दूसरी बात, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि विज्ञान जो है वो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। लोग अक्सर जैसे ही विज्ञान और गणित, ये 2 विषय जब सामने आते हैं तो आधे लोग तो वैसे ही भाग जाते हैं कि सबको बहुत मुश्किल लगते हैं ये विषय। जी, और आपने इन गंभीर विषयों को अपने सरल
और रोचक भाषा में प्रस्तुत किया। जी। अब आपने इन पे कहानियाँ भी लिखी। इस शैली को विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मंच आपका है। इसके लिए भी प्रकृति और माँ जो मैंने बताया, उन्हीं को, वही मेरे मार्गदर्शक रहे एक तरह से कहें, और वो सच भी है। क्योंकि जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ और जिस तरह से माँ बताते, अच्छा माँ अलग से भी कहानियाँ सुनाया करती थी। पता है तुझे, एक एक शख्स था, शशक था, खरगोश था, और एक शियार था, वो शियार उसको मारना चाहता था। ऐसे वो अपने बनाई हुई कहानियाँ सुनाया करती थी। तो कहानी सुनाने और कहने का एक अंदाज बचपन से मेरे कान में, मेरे मन मस्तिष्क में माँ की एक वो अंदाज रहता था। साथ में पिताजी का ये था कि एक एक डिटेल पूछेंगे वो। अच्छा तू स्कूल गया, अच्छा यहाँ से गया, तू उस मोड़ पर गया, फिर मोड़ से आगे क्या हुआ, अच्छा वहाँ पर, अच्छा वहाँ पत्थर थे, वहाँ से फिर क्या हुआ, अच्छा फिर गाय भैंस तो नहीं आई बीच में, इसमें एक एक डिटेल, एक एक सूक्ष्म जो है वो उसका विवरण वो पिताजी भी पूछते थे। तो इसका लाभ ये हुआ कि माँ से जो सवाल पूछता था, जैसे कि ये बीज क्यों उगया, मतलब जैसे, या ये हमने हम तो ककड़ी कहते हैं उसको, खीरा जो है उसको उगा रखा है, तो उस पर वो कहते थे कि इसको ज़्यादा जो है बहुत नाजुक होता है, ये कमज़ोर होता है, तो इसको बहुत प्यार से जो है कैसे गुड़ाई करनी है, कैसे उसमें पानी डालना है। मिर्च की खेती कर रहे हैं तो एक एक लोटा पानी दूर दूर जो है उसमें दूर जगह से, गधेरा कहते हैं हम लोग, उसमें से गौर वहाँ से लेके आते थे और सर पे पूरा ला रहे हैं। और वो उस पानी की एक एक बूंद इतनी मतलब कीमती थी कि एक एक लोटा, वो मिर्च के एक एक पौधे में हमने 1000 पौधे लगाए मैं सारे, हर एक के उसके थावले में डाल रहे हैं सारा। उस तरह से उनको बढ़ते हुए देखना, उनके फूलों का निकलना, उनके उनमें बीजों का बनना। जैसे फिर बाद में मैंने जैसे हाई स्कूल कक्षा 6 से 12 तक पढ़ा तो वहाँ मटर खूब उगाते थे। तो मटर जो है डंडियों पर आके, अब कितना आनंद आता था। आप ही देखिए कि जो माँ ने देखने की दृष्टि दी, और साथ ही मेरी जो जिज्ञासाएं थी कि ये सब कुछ क्यों होता है, मेरी दुनिया जो है, मेरे चारों ओर की जो ये दुनिया है ऐसी क्यों है। तो वहां पर जो मटर का बीज उगा, तो धीरे से एक दिन दिखता था कि एक एक अंकुर ऊपर आया। अब एक दिन 2 दिन बाद देख रहे हैं कि उस पर 2 हथेलियां निकल आई, और हरी पत्तियों की हथेलियां वो हिल रही हैं हवा में। और धीरे धीरे देखा वो हथेलियों से उंगलियां निकल आई, लंबा धागा जैसा निकल रहा है, और वो सूखी डंडी पर धीरे से उंगली लपेट दे रहा है, और उसको लेकर के धीरे से फिर ऊपर उड़ गया। फिर उसमें से आगे बढ़े, कुछ पत्तियां और निकली, फिर आगे बढ़ गई, और धीरे धीरे एक दिन वो पूरी वो सूखी लकड़ी के ऊपर तक पौधा जाके और दुनिया को देख रहा है चारों ओर। हवा में पत्तियां, उसकी हथेलियां हिल रही हैं, और अचानक फूल निकल आए। इतने खूबसूरत फूल, लाल पीले नीले हरे, इस तरह के फूल दिखाई देते थे। उसके बाद जो है उनमें धीरे धीरे वो जब सूखने का समय आता था तो फिर बीज बनते थे, और बीज बन गए। अब फिर ये जिज्ञासा होती थी, ये तो सूख गए, ये खत्म हो गए, सब हो गए। तो मेरे बड़े भाई साहब थे, बताया करते थे वो कि नहीं, उन्होंने नई पीढ़ी तैयार कर ली है। उनके जो है ना वो शिक्षक थे, तो उनके बीज बन गए हैं, वही तो बच्चे हैं उनके। अब वो बच्चे जो है फिर मिट्टी में जाएंगे और वहाँ नमी पा करके उगेंगे, और फिर से जो है नए पौधे तैयार हो जाएंगे। ये एक लगातार एक प्रक्रिया थी जो कि सीखने की। इस तरह से हर चीज को, मतलब जो है ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही माना, हमें, जैसे मैं कक्षा 6 में गया था तो उस साल इतने फूल खिले, इतने फूल के लिए के खिले की कल्पना करना मुश्किल होगा। पता लगा ये तो 12 साल में खिलते हैं। हमारे गांव में भी होता था और उसको जोड़ला कहते थे। अब आज मैं जानता हूँ कि वो नीला कुरंजी है जो नीलगिरी में और वहाँ दक्षिण भारत में होता है, हम जोड़ला कहते थे उसको। वो 12 साल में खिल रहा है, 12 साल बाद। और इतना खिलता था जंगलों में, हमारे यहाँ चीड़ के जंगल थे, यहाँ जहाँ मेरा इंटर कॉलेज था, और इतनी मधुमक्खियां आ जाती थी कि हमारी
जो इमारतें थी हमारे स्कूल की, उनकी छतों पर जो है वो बना देती थी, छतें बना देती थी, बड़े पेड़ों पर छत्ते लगा रहे हैं। तो उनको देख करके ये क्यों होता है, ये छत्ते क्यों बनाती हैं? अच्छा, शहद इकट्ठा कर, शहद कहाँ से आता है? शहद फूलों से आता है। फूलों में कहाँ, क्यों? अरे उसमें मिठास जो होती है उसको लाती है, फिर वो इसमें भरती हैं, ये वो। ये पूरी एक जो है ना सिलसिला, एक प्रकृति को पढ़ने महसूस करने का एक होता था। इसलिए बचपन से कभी किसी फूल को तोड़ने का मन नहीं किया, क्योंकि फूल फूल तो उसका हिस्सा है, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? वो मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा, किसी को भी लगेगा, उसको उसको पौधे पर ही लगने दें हम, तो कितनी अच्छी बात हो। ये अपने आप एक चीज अनुभव आता था इस तरह का। अब इसमें आपने पूछा कि विज्ञान लेखन की बात। अब मैं ये तमाम चीजें बताता था अपने साथी, गांव के बच्चे जो मेरे साथी थे, या मेरे जो सहपाठी थे जो कक्षा में मेरे साथ पढ़ते थे, हाई स्कूल इंटर में, मैं हाई स्कूल में लिखने लगा था, तो उनसे मैं कहता था कि अरे पता है वो चिड़ियाएं जो आती हैं, वो जो है चिड़ियों का माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो वो बड़ा उनको अजीब सा लगता था सर, कि अच्छा क्या है। तो अब वो किताबी बात जैसी हो गई सब कुछ, और उनको उसके बारे में मालूम नहीं था क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरा मन किया कि इनमें से ये जो फूलों के खिलने का है, ये चिड़ियों के आने का है, चिड़ियों के बोलने का है, या जीव जंतु, उन सब के बारे में जो है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए ज़्यादा उसमें, तो कि उनको किस तरह से हम, जिन साथियों को नहीं आता, या दुकानदार दुकान में बैठे हैं, अरे ये तो जवड़ा खिल गया ऐसा, अरे ये क्यों खिला होगा 12 साल बाद। तो आमजन को, अपने सहपाठी विद्यार्थी आमजन, उन लोगों को कैसे बताऊं? तो मुझे लगा कि जब तक मजेदार ढंग से उसको नहीं बताया जाएगा सरल भाषा में, मेरी किताब का पन्ना अगर पढ़ के सुना दूं तो उनका कोई मतलब नहीं है उससे। तो फिर उस बात जी। को कैसे बताऊं मैं? आगे जाके मैंने एक शायर का शेर सुना, एस देवहल्ली साहब हैं, उनको मैं कोट करता हूँ अक्सर। अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। अब ये बिल्कुल। कम्युनिकेशन क्या पूरा कि हम, मैं वो कहूँ, मैं वो लिखूं जिसको, जो मेरा श्रोता है, पाठक है, दर्शक है, जो उसको समझ रहा हो। अन्यथा तो वो अगर रेडियो पर है तो रेडियो बंद कर लेगा, उसमें टीवी है तो उसका स्विच ऑफ कर देगा, किताब है तो पन्ना पलटेगा ही नहीं उसमें से, उसको बंद कर देगा। वो तो तब पढ़ेगा उसको जबकि वो एक सरसता के साथ मिले। तो इसलिए मैंने विज्ञान लेखन तो शुरू किया ही, लेख लिखने लगा। और उसमें मैंने ध्यान रखा कि एक साहित्यिक सरसता जरूर हो। मेरा पहला लेख सन 1965 में छपा। मेरे कभी दर्शक, मेरे श्रोता सोचेंगे कि ये कहाँ का आदमी मतलब जो है आ गया। मैं पिछली बार एक किताब, कौतिक कहलाता है, पुस्तक मेले में गया था नेपाल बॉर्डर पर। तो वहाँ मुझे एक साथी मिले, तमाम बच्चे थे, उनके साथ बातें कर रहा था। उसके बाद वो पहली बार दिखाई दिया, कहने लगे कि आपको तो हम बचपन से पढ़ते रहे हैं, लेकिन मिलने का मौका आज मिल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं तो प्राचीन काल का आदमी हूँ। कह लगे हाँ सर, आप तो हमारे लिए विज्ञान लेखन के डायनासोर हैं। मुझे मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि एक आदमी लगातार जो है आधी सदी से भी अधिक समय से लिख रहा है, तो वो बिल्कुल। डायनासोर, लिविंग डायनासोर हो गया वो। तो इस तरह से मतलब जो है मैंने लिखना शुरू किया, और उसमें सरसता एक, और दूसरा ये कि उसको समझे जरूर दूसरा। मैं उस स्वांतः सुखाए पर नहीं विश्वास करता जिसको केवल मैं ही समझूं। मैं जो कुछ लिखूं, जो भी पढ़े वो समझे। उसका फायदा क्या हुआ? मैं जो बच्चों के लिए लिखता हूँ, उसको बड़े बुजुर्ग भी बहुत मजे से पढ़ते और समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो विज्ञान वैसे ही अ, ऊपर तक भी सब वही हाल है, जो कि वहाँ भी बच्चे ही हैं, बड़े बुजुर्ग भी विज्ञान की बात करेंगे तो वो भी बच्चे ही हैं। तो उन बच्चों बिल्कुल। को वही चाहिए जो कि मैं बच्चों के लिए लिख रहा हूँ। तो मैंने उसमें सरसता भरी। अब सरसता भरने के लिए कैसे आपको बताऊं?
लेख लिखे जाते हैं, अंग्रेजी में है, वो इंफॉर्मेशन पढ़ी, वो सूचना है, उसमें जानकारी है, उसको हिंदी में उल्था कर दिया और वो कर दिया। तो ये तो खाली लेख लिखना हो गया ना इसमें। बिल्कुल सवाल ये है बिल्कुल। कि जो राइटिंग क्राफ्ट है, जो कला है लिखने की, वो कला कहाँ से आएगी? जब तक आपके पास जानकारी है, आप समझ लीजिए, एक एक फूल खिलता है, एक फूल क्यों खिलता है, उसमें किस तरह बीज बनते हैं, परागण कैसे होता है, ये हमने पढ़ा। अब ये जानकारी है हमारे पास, मैं किस अंदाज में किस तरह से इसको लिखता हूँ, वो मेरी लेखन कला है। लेखन की ये कला हर विज्ञान लेखक के लिए, या हर लेखक जो भी विज्ञान लिख रहा है, उसको ये कला जरूर आनी चाहिए कि आपका अपना उसमें हो। उसमें जो है और भी सुखनवर बहुत है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। अंदाज़े बयां कुछ। गालिब का तो अंदाजे बयां और हुआ ही इसलिए क्योंकि गालिब ने वो लिखा जो दूसरों ने नहीं लिखा जिस तरह से। तो आपकी पहचान क्या होती है उसमें। तो मेरा बड़ा मन होता था, मैंने कैसे इसमें करूं, तो मैंने क्या किया, लेखों के अलावा मैं विज्ञान की कहानी लिखने लगा, कविता लिखने लगा, नाटक लिखने लगा, डायरी के फॉर्म में लिखने लगा, चिट्ठी में अपने बच्चों के नाम इस तरह से पत्र शैली में लिखने लगा। इस तरह से साक्षात्कार लिए, साक्षात्कार इस अर्थ में भी मैं पेड़ से ही साक्षात्कार कर रहा हूँ, या मैं किसी वन्य जीव से साक्षात्कार करा रहा हूँ, किसी दूसरे वन्य जीव के माध्यम से। तो जितनी एक साहित्य की विधाएं होती हैं, उनमें विज्ञान को ढाला मैंने। वो विशेष रूप से वो प्रयोग जो है, मैं उसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि मैंने विविध विधाओं में विज्ञान लिखा, और वो एक नए सिरे से मैंने उसको सरस बनाने की कोशिश की, साहित्य सरसता। लेकिन उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखने की ये जरूरत कि विज्ञान से छेड़छाड़ न हो कहीं भी। मैं अतिशयोक्ति और कभी नहीं जाता। विज्ञान का जो सच है, या विज्ञान ने जहां तक प्रमाणित किया है कोई चीज, वहां तक का विज्ञान हूबहू वैसा ही रहे, उसमें ऊंच नीच नहीं होगी। माना चंद्रमा में चांदी के तत्व मिले, अब पता लगा शीर्षक आ रहा है, अब बहेगी नदी चांदी की धरती तक। ऐसा मैं नहीं करता, ये अपराध है। ये हम विज्ञान लेखन के साथ अपराध करेंगे अगर हम इस तरह की गलत कोई कल्पना करेंगे। तो हमें सच ही लिखना है। तो इसलिए जो है विविध विधाओं में लिखते हुए एक बड़ी मजेदार बात मुझे याद आ रही है। एक बहुत बड़े लेखक हैं प्रोफेसर शिवादास, उनकी 80-100 किताबें छप चुकी थी। वो अपने आर्टिस्ट के साथ आए हुए थे बम्बई में, वो एक सेमिनार में थे। डॉक्टर नार्लिकर ने अपना 20 वक्तव्य दिया था और प्रोफेसर शिवादास उसके बाद बोले। तो उन्होंने एक बहुत मजेदार बात कही, मैं तो उछल गया अब उनकी बात सुन के। वो कहने लगे, इफ साइंस इज डिफिकल्ट चेंज इट टू लिटरेचर। विज्ञान कठिन है तो उसको साहित्य में बदल दो। अरे यही तो मैं कर रहा हूँ। मुझे ये लगा कि मुझे प्रमाण पत्र मिल गया है करके मुझे इतनी खुशी हुई कि वास्तव में जब तक विज्ञान को हम अपने कथा कहानी में, कहने की शैली में, हम कविताओं में हम तरह तरह से उसको नहीं कहेंगे, तो वो विज्ञान रूखा रहेगा। क्योंकि विज्ञान में केवल फैक्ट है, तथ्य है, तथ्य और समीकरण, फॉर्मूले, उनको लेके अगर उतना ही बताएंगे, न बच्चा सुनेगा, ना आम आदमी सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन उसकी सच्चाई को अगर आप अपने अंदाज में एक साहित्यिक विधा के हिसाब से बताएंगे तो सभी उसमें रुचि लेंगे। इसलिए जो है मैंने विज्ञान लेखन जो है, पहला लेख जो मेरा छपा, उसी से आपको अंदाज हो जाएगा कि मेरे यहाँ किस तरह साहित्य और कविता का प्रयोग हुआ होगा। पहला लेख मेरा विज्ञान जगत में छपा था मई 1965 में। चाहें तो आप पढ़ तो भी सकते हैं, छोटा है किस्सा कोई आप करते हैं आप उसको आप यदि चाहें तो कोई कविता या छोटी कहानी भी पढ़ सकते हैं। जी वो बताता हूँ अभी। तो उसमें उस लेख का नाम था जानी शरद ऋतु खंजन आए। जो मैंने आपको मलयाओं की कहानी बताई, मैंने उसी पर अब
पक्षियों के प्रवास पर मैं लेख लिख रहा था, तो मैंने शीर्षक रखा जान शरद ऋतु खंजन आए। मैंने तुलसी की पंक्तियां ली और उसको कवितामय बनाया और उसको पढ़ेंगे जिस तरह से। ऐसे ही हाइबरनेशन जो है शीत निष्क्रियता पर लिखा, तो उसमें एक अंग्रेजी कवि की कि किस तरह से ये बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं, तो अब बेचारी अबाबिल क्या करेगी, बेचारी बुलबुल क्या करेगी, बेचारा छुचंदर क्या करेगा वगैरह, वो उनके माध्यम से बताया। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। और जहाँ तक उसकी आपने कहा कविता और कहानी, असल में वो कविता कहानी तो बहुत लंबी हो जाएंगी, उसमें जैसे वो बातचीत में आएगा हमारे, जैसे मैं किस्सा गोई में उनको विज्ञान की बातें सुनाता हूँ। मेरा एक जी, बहुत खास प्रोग्राम है जो 1 आध घंटे का होता है, वो है सौरमंडल की सैर। मैं बच्चों को, मेरे पास एक अंतरिक्ष यान है, उसका नाम है कल्पना अंतरिक्ष यान। कल्पना क्यों? हम हमारे देश की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जो क्या बोला? बलिदान हो गया था अंतरिक्ष की ही सेवा में उसका, तो उस कल्पना को ट्रिब्यूट एक उसके लिए मैंने उसके सम्मान में एक तो वैसे कल्पना नाम रखा। दूसरा यह है कि इस अखिल ब्रह्मांड का सृजन करने वाला जो भी सृजनहार होगा, जिसने भी जैसे जहाँ बनाया, उस सृजनहार ने हमको एक ऐसी कल्पना दी कि जो दुनिया के किसी भी अंतरिक्ष यान से, किसी से भी रोशनी, ये प्रकाश की किरण से भी तेज जा सकती है। मैं अभी बैठा हूं और मैं मंगल ग्रह पे चला गया हूं, मैं बृहस्पति को देख रहा हूं, उस पर एक लाल धब्बा दिखाई दे रहा है, सब कर रहा है। ये कल्पना हमें जो है, जो प्रकृति ने दी, इस तरह की कल्पना हमें, इसलिए वो मेरा जो कल्पना अंतरिक्ष यान है, इसलिए तो उसमें मैं बच्चों को बुलाता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ। और उसके बाद मैं अनुरोध करता हूँ कि देविदा मेरे केंद्रीय चरित्र है, मेरे लेखन में वो एक मुख्य केंद्रीय चरित्र हैं, उनके बच्चे दोस्त हैं, और देविदा वैज्ञानिकों को भी दोस्त हैं, बच्चों के भी दोस्त हैं, तब वो बच्चों की भाषा में बोलते हैं। अगर वो डॉक्टर मुखर्जी या डॉक्टर सिंह या डॉक्टर सक्सेना होते, तो वो फिर वैसी भाषा बोलते। प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर देना चाहिए। अब वो कुछ नहीं समझ रहा है, जबकि उसी को जब देविदा बोलेंगे तो कहेंगे मुट्ठी भर मिट्टी उठाइए, हथेली पर फैलाइए। इसे देखकर क्या आप मिट्टी के गुणों के बारे में बता सकते हैं? नहीं जनाब, बाहर से देखकर तो आदमी तक के गुणों का पता नहीं लगता, फिर बेचारी मिट्टी की तो बिसात ही क्या है। लेकिन ये साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि मिट्टी में बड़े गुण होते हैं, ये तेजाबी होती है, ये खारी होती है, ये ऊसर बना देती है जमीन को, मिट्टी को, और ये उपजाऊ भी बना देती है। अब कैसे बनाती है? क्योंकि इसमें अगर पोषक तत्व होंगे पेड़ पौधों के खाने के लिए, तो एक थाली की तरह है, अगर उसमें क्या क्या पौधों के खाने के लिए मिल रहा है, तो फिर इसका पता कैसे लगे? इसके लिए आपको मिट्टी की जांच करानी चाहिए। तो अब तो समझ में आ रहा है सारा। तो ये फर्क है कि एक हम टेक्निकल चीज को टेक्निकल ही शब्दों में बता दे रहे हैं, और एक विज्ञान लेखक का धर्म ये है कि उसका कर्तव्य भी है कि वो इस तरह इस सहज सरल भाषा में बताए, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबके लिए, कि वो उसको समझ सकें। तो इसलिए जो है विज्ञान लेखन शुरू किया, विविध विधाओं में लिखना शुरू किया, और उसके बाद जो है इसी तरह के प्रयोग करते हुए विज्ञान कथाएं लिखी, विज्ञान की कविताएं लिखी, नाटक में विज्ञान पर ही। अभी आप परिचय में बता रही थी, तो वो जो है साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का मुझे मिला, वो नाटक में विज्ञान पर मिला। उसमें 30-35 नाटक हैं जो कि श्रव्य नाटक हैं, और उसमें नाटकों के माध्यम सारा रिक्रिएट किया पूरा। एक्सरे की खोज हो रही है, तो उसमें वो रोंगटन प्रयोग कर रहे हैं, उनकी पत्नी आ रही है, उनके हाथ का एकदम देख के चौंक रहे कि ये सारा हड्डियों का फोटो दिखाई दे रहा है, वो सब। तो वो नाटक में ये सबको रोमांच पैदा किया जा सकता है, तो उस विधा में भी विज्ञान लिख करके कोशिश की कि कैसे मैं बता सकता हूँ। और
कविता सुनाने की बात है जो मैं कह रहा था आपको कि उस कल्पना यान में मैं ले जा रहा हूँ और उसमें मैं देवीदा से कहता हूँ कि भाई कमांडर देवीदा जो है वो है, तो कहते हैं मैं कमांडर देवीदा तुम सभी बाल अंतरिक्ष यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है मेरे दोस्त बाल अंतरिक्ष यात्रियों। हमारा अंतरिक्ष यान अब कूच करने के लिए तैयार है। मुझे उल्टी गिनती साफ सुनाई दे रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 और लो हमारा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष की ओर कूच कर गया है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम अंतरिक्ष में लगातार आगे चले जा रहे हैं। हम तारों की छांव में चल रहे हैं। तारों की छांव में दोस्तों, क्या मेरे साथ तुम तारों का गीत नहीं गाना चाहोगे? हम जब तक चल रहे हैं तो चलो एक गीत गाते हैं, गाओगे? तो बच्चे कहते हैं हाँ गाएंगे। तो उसी में आसमान में लाखों तारे, बच्चे भी गाते हैं आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे, टिमटिमाते तारे। एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में, आकाश गंगा। एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में। उस गंगा में लाखों तारे, तारे कितने सारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे, टिमटिमाते तारे। उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, जीवन दाता है कहलाता तारा सबसे न्यारा। जानते हो दोस्तों उस तारे का नाम क्या है? अब बच्चे सब सोच रहे उस तारा का नाम, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे, लेकिन जिन बच्चों को पता है वो कहते हैं सूर्य, सूर्य करके एकदम। तो लो हम बात करते करते हम तो सूरज के पास पहुंच गए। और सूरज के पास पहुंचकर देखो, मैंने बताया था ना हमारा कल्पना अंतरिक्षयान है, और इस पर तो कोई न बारिश का असर होता है, न तूफान का होता है, न इस पर कोई चोट लगती है, न गर्मी का इसको कोई गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है, न ठंड से किसको कोई नुकसान होता है। तो हम तो कहीं भी जा सकते हैं। तो हम सूरज के पास आ गए। देखो कहाँ कहाँ तक इसकी लपलपाती हुई लपटें दिखाई दे रही हैं। देखो देखो दोस्तों, कितना इसके बीच में काले काले धब्बे क्या दिखाई दे रहे हैं इतना, और ये लगातार धधक रहा है एकदम। पता है तुमको इसका बाहर जो ये चकती है थाली जैसी, इस चकती का तापमान कितना होगा? अनुमान लगाओ जरा सा। इसका तापमान है 5000 सेल्सियस, 5000 सेल्सियस। और भीतर इसके जब हम भीतर केंद्र में पहुंच जाएं, सूरज के बिल्कुल बीच में गर्भ में पहुंच जाएं, तो 1.5 करोड़ सेल्सियस। बताओ इतना तापमान। इसीलिए तो ये उबल रहा है, धधक रहा है सर और इसमें। लेकिन ये काले धब्बे, काले काले धब्बे बीच में क्या दिखाई दे रहे हैं? हम तो भाई जब बड़े थे तो उस समय नौकरी करने लगे थे तो हम तो गजल सुना करते थे, एक सूरज पे लगे धब्बा कुदरत का करिश्मा है करके ऐसे सुनते थे। गुलाम अली की गजल आती थी। लेकिन तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है इसमें? पता है वो चुंबकीय क्षेत्र हैं, वहां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है सूरज के। वो मतलब ऐसे करते करते उसमें से चलो यहाँ बड़ा समय हो गया, अब चलते हैं इसके सबसे नजदीक इसके परिवार के सदस्यों से तो मिले। और सबसे पहले कौन सा सदस्य आएगा? तो बच्चे बोलते हैं मरकरी, मरकरी, बुध ग्रह, बुध ग्रह। चलो चलते हैं बुध के पास। तो वो हरे के बारे में बोलते मिलते हुए हम लोग आखिर तक जो है सौरमंडल के सीमांत तक जाते हैं। सीमांत से लौटते हुए हमें दूर अंतरिक्ष में एक धूमकेतु दिखाई देता है, पुच्छल तारा। और उसको देखते हुए उसकी नीली हरी लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ दिखाई दे रही है। वो क्यों बना, कैसे बना, वो सब विशाल पहाड़ों की तरह की डल्टी आइस बॉल्स है, वो कैसे वो गर्म होकर के उनकी पूंछ बन रही है, वो सब वो सुनते जाते हैं, वो करते जाते हैं। गढ़वाल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक शानदार हॉल में मैं सुना रहा था, तो वहाँ शिक्षक भी थे, शिक्षिकाएं भी थी, और 300-400 बच्चे भी थे सब। और लाइट डिम कर दी थी, तो वो छत पर जो है छोटे 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 तारों की तरह ही दिखाई देता था। तो जब सारा प्रोग्राम पूरा हुआ और हम धरती पर आए, तो उसके बाद लाइट खुली तो सबको लगा कल्पना अंतरिक्ष यान से बाहर आए अंतरिक्ष यान से ही उतरे हैं करके। और उन्होंने बताया भी मुझे
सर और यही मुझे लग रहा भी है, ऐसे ही लग रहा है। हम लोग यात्रा करके आए हैं करके। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगा। आपने जितने सरल ये ढंग से बातों-बातों ये तो में बहुत बहुत इतनी छोटा सारी सा बता दी, है ना, अंतरिक्ष की जानकारी दी। जी, उसमें बहुत कुछ है। ये तो बहुत छोटा सा अंश सुनाया। हाँ, लेकिन ये बहुत काश कि ऐसे शिक्षक भी हों जो बच्चों को इतनी आसानी से इतनी गहन मैं जानकारी दे दें। आपको खुशी होगी, मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ, तो वहाँ कुछ शिक्षक फिर देखते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया बात है करके, जहाँ-जहाँ मैंने इस तरह से मौखिक प्रस्तुतियाँ दी हैं अपनी किस्सा-गोई में, तो जैसे एक उत्तरकाशी में है, वहाँ पे सुंदर नौटियाल नाम से हैं। सुंदर बच्चों को इतनी प्यार से पढ़ाते हैं। मैंने देखा कि उनके कभी वीडियो क्लिप्स वगैरह आते हैं, वो बच्चों को इसी तरह से पढ़ा रहे हैं, बातचीत, और बच्चे बड़ा प्यार कर रहे हैं सारा। पहले कंडवाल होते थे, वो बहुत अच्छे शिक्षक थे, वो फिज़िक्स पढ़ाते थे। उन्होंने भी कविता में पढ़ाना शुरू किया सारा। इसके बाद यहाँ पिथौरागढ़ साइड में कुछ टीचर हैं। खटीमा में जवाहर नवोदय ये विद्यालय, उसमें जो हैं शिक्षक, वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, या जगह-जगह हैं, बहुत जगह पर। तो उन लोगों ने पिकअप किया है कि ये रोचक हो सकता है। जिन दिनों कोरोना था तो आ जा नहीं सकते थे, ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत किए। तो ऑनलाइन प्रोग्राम करते हुए तब शिक्षकों के ऐसे ग्रुप होते थे, एक बार उदयपुर से किया, एक बार इधर पौड़ी से किया, एक बार पिथौरागढ़ के टीचर ने किया, सबने। तो पूछते थे कि विज्ञान कक्षा में बच्चों के लिए ज़्यादा रोचक कैसे हो सकता है, उसको उसको कैसे पढ़ाया जाए, शिक्षण जो है वो रोचक कैसे हो सकता है। इस पर सारा बोलते रहे, अल्मोड़ा डाइट में इन इन पर बोला। तो कई शिक्षकों को लगा कि अरे ये खाली किताब और वैसे बोलने के बजाय संवाद करें बच्चों से, उनको थोड़ा-सा प्रकृति में भी ले जाएँ, बताएँ, और एक अंदाज़ अलग हो, उसमें कविता भी हो, उसमें कहानी भी हो, किस्से भी हों, सब हों, तो वो बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अ, एक और जिज्ञासा है सर हमारे दर्शकों की कि आपने विज्ञान बच्चों के लिए तो लिखा ही है, इसके अतिरिक्त आपने बड़ों के लिए भी साहित्य लिखा है, जी। यायावर साहित्य भी अधिक लिखा है। तो इन सब में आप कैसे तालमेल बनाते हैं? मैं जब जिस विधा में लिख रहा हूँ, जिस तरह का लेखन कर रहा हूँ, तो मैं उसी में हो जाता हूँ। एक तो कुछ प्रकृति की देन है कि मेरी स्मृति चित्रात्मक है। मैं जो कुछ भी, जैसे इसी प्रोग्राम के बारे में मैं लोगों को बताऊँगा, मेरा प्रोग्राम हुआ, ये हुआ। मैं आपको देख रहा हूँगा स्क्रीन पर, मैं उनको बता रहा हूँगा, और मैं इसको पूरा रिक्रिएट करूँगा, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ वैसी की वैसी आएगी। तो इसलिए जब यात्राएँ करता हूँ, विशेष रूप से बच्चों के साथ, जैसे उनको कहानियाँ सुनाने के लिए गया, तो उस पर एक किताब है मेरी, कथा कहो यायावर। कथा कहो यायावर में बच्चों के साथ ही बातें की हुई है सब। और उनको जो कहानियाँ सुनाऊँगा, उससे पहले उनके पास तक पहुँचने का जो है, उसमें पेड़ हैं, चिड़ियाएँ हैं, हवा है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वो सब कुछ प्रकृति साथ चल रही है सारे। तो उसको पढ़ते फिर उनके पास पहुँच के उनसे बातें हो रही हैं। तो हर जगह के अनुभव बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। जैसे आदिवासी इलाके के बच्चों में, इटारसी से आगे 30-35 किलोमीटर आगे में आदिवासी क्षेत्र शुरू होता है, तो वहाँ के कुछ रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। तो उनमें जैसे गया मैं, 4-4 500-500 बच्चे हैं उसमें, और वो सुन रहे हैं। वहाँ घने सतपुड़ा के घने जंगल भी हैं वो, और उनके साथ जब बात हो रही है और उनको मैं पर्यावरण की कहानी सुना रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ, दोस्तों मेरा जन्म तो एक ऐसे जंगलों से घिरे हुए एक गाँव में हुआ, पता है वहाँ वसंत आता था। तो सबसे पहले वसंत आ गया है कहने के लिए पता है कौन आता था? वहाँ कुक्कू चिड़िया आती थी, हम लोग उसको कफुआ कहते। वो कुक्कू चिड़िया आती थी, और वो सारे जंगल में सारा दिन बोलती रहती थी, कुक्कू 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 कुक्कू, वो बोलती थी। और तब तक पता लग जाता था, तो हमारे बुरांश के फूल खिल जाते थे, लाल लाल पूरे, जैसे किसी प्रकृति में चित्रकार ने पूरा लाल रंग रंग दिया हो। घने जंगल में जितने बुरांश के पेड़ थे, उनकी कलियां जो है वो लाल फूल उनमें से निकल करके रोडोडेंड्रॉन
वो जो है ब्रोंज के फूल खिल जाते थे। उसके बाद पता है वो चिड़िया तो चली जाती थी, उसके बाद गर्मी आने लगती थी। जब गर्मी होने लगती थी तो उस समय काफल के पेड़ जग जाते थे। काफल के पेड़ों में बड़े मीठे रसीले काफल के फल पकने लगते थे। तो एक और चिड़िया आ जाती थी, वो बोलती थी काफल पाक को, काफल पाक को, काफल पाक को। वो ऐसे बोलती थी सारा, वो बता देती थी, दिन रात बोलती रहती थी वो। हम लोग निकलते थे, फिर हम काफल के पेड़ों में चढ़ते थे वगैरह सारा। मतलब इस तरह से जो है उन बच्चों को इतना, जिसको कहते हैं ना, एट होम लगता था उनको, लगता क्योंकि वो उसी माहौल में पले बढ़े। दूसरों के लिए वो कल्पना जगत में परिकथा जैसा सुनाई दे रहा है, लेकिन जो आदिवासी बच्चे थे उनको लगता था कि वो उनके यहाँ भी वैसे ही गिरे हैं। अब उनके अंदर बीज क्या पड़ता था कि जैसे मैं कुक्कू और काफल पक्को की कहानी बता रहा हूँ, उन्हीं में से कल कोई बच्चा ये कहेगा और वो अपने यहाँ की चिड़ियाओं की बात करने लगेगा। उनके भीतर एक चिंगारी उस रचनात्मकता की जगेगी, एक चिंगारी उनके भीतर जरूर जगेगी कि अरे हमारे यहाँ तो ये पेड़ पौधे हैं, हमारे यहाँ तो ये चिड़ियाँ होती है, तो मैं भी कहूँ। तो वो बड़े होकर के धीरे धीरे उनमें से कुछ लेखक बनेंगे, विज्ञान लेखक बनेंगे, विज्ञान की कहानियां लिखेंगे, विज्ञान की कविताएं लिखेंगे। तो मेरा उद्देश्य है मैं उनके भीतर का वो उस सोए हुए बीज को जगाऊं जो उन्हें कल रचनात्मक जो है दृष्टि देगा और उनके भीतर एक रचनात्मकता जन्म लेगी। तो ये सोचता हूँ। बहुत सुंदर सोच है सर, और मुझे लगता है कि हमारे भावी लेखक और युवा लेखक आपके इस वक्तव्य से ज़रूर प्रेरणा लेंगे और आग आपकी इस जो आपने एक नई शुरुआत की है इसको आगे जी बढ़ाएंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, आपने लगभग 3,500 से अधिक विज्ञान के लेख लिखे हैं। जी। लेखन की इस निरंतरता और अनुशासन को बनाए रखने का क्या रहस्य है? अभी एक हमारे साथी बहुत वरिष्ठ विज्ञान लेखक हैं, वो अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी में लिखते हैं, डॉक्टर सुबोध महंती। अभी 2-3 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, वो यही आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। वो कह रहे थे पता है, आपको देख के आश्चर्य होता है कि कितनी तरह की आपने नौकरियां की और लगातार कंटिन्यूसली फॉर 60 ईयर्स, मतलब जो है 60-65 साल आपको हो गए हैं। चाहे नौकरी कोई बदली हो, कहीं भी किया हो, लेकिन विज्ञान लेखन आपका कभी बंद नहीं हुआ, वो चलता रहा। ये सबसे बड़ी खासियत है आपकी, कहने लगे। तो मेरा भी ध्यान गया, मैंने कहा हाँ देखो, मैंने शुरुआत तो मक्का की फसल पर रिसर्च से शुरू किया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा इंस्टीट्यूट में। फिर मैं पन्नागर यूनिवर्सिटी में चला गया, किसानों की पत्रिका का संपादक हो गया, वहाँ पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद भी किया, मौलिक लिखने में भी सहयोग दिया। उसके बाद बैंक में, जैसा आप परिचय में बता रही थी, मैं पब्लिक रिलेशंस में बैंक में चला गया। अब वो तो बिल्कुल अलग चीज़ें थी, और मुझे आज याद है कि बैंक से मैं नौकरी, मेरा कोई समय नहीं होता था, क्योंकि मेरी तरह के लोग जो टेक्निकल होते हैं, पीर बावर्ची भिस्तीखर होते हैं वो, क्योंकि उनके पास और तो कोई होता नहीं है, क्योंकि आप ही का विशेषज्ञता है, आप ही करेंगे। तो हम अगर एक हफ्ते छुट्टी जा रहे तो एक हफ्ते का पूरा काम जमा रहेगा, उसको कोई नहीं करने जा रहा है। तो वहां पर रहते हुए, क्योंकि मीडिया से ही जुड़े हुए थे, तो थक थका के पहुंचता था, रात को 10-11 बजे पहुंचा, कभी 12 बजे भी जाता था। काम इतनी तरह के थे कि उस पर एक अलग से बात हो सकती है। तो मैं रात को, अब सारे दिमाग में बैंक और वो सब, और वो सब गतिविधियां भरी हुई हैं। अब मैं उससे मुक्त कैसे हूं? तो मैं लिखता था। मैंने खूब विज्ञान की लेखमालाएं लिखी उन दिनों, विज्ञान प्रगति में छपती थी, और जनसत्ता में लेख छपते थे, धर्मयोग सावधान हिंदुस्तान में लेख आते, सब जगह आता, कादम्बिनी, नवनीत और रविवार, दिनमान, सब में लिखता था। तो मैं जो है रात को, आप बताइए, मैं 2-2, 3-3 बजे तक भी लिखता रहा हूँ, लेखमालाएं लिखता था। आज मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि यार तुम कैसे करते रहे ये सब कुछ, मुझे लगता है कि दिन भर के जो परिवार को पालने के लिए जो नौकरी थी, जिससे मुझे मेरे बच्चे और परिवार पालने के लिए धन मिल रहा था,
वो संस्था जो कि मेरे परिवार को पाल रही थी, उसका कर्ज अदा करने के बाद मैं अपना वक्त निकालता था लेखन का, जो केवल मेरा अपना वक्त था। और सबसे बड़ा आज ये लगता है कि थेरेपी वही थी मेरी। मेरी चिकित्सा पद्धति एक सबसे बड़ी ये रही कि मैं लिखता रहा। नहीं तो तनाव के इतने भयानक मौके आए कि कुछ भी हो सकता था। ब्लड प्रेशर हो जाता, डायबिटीज हो जाती, और स्ट्रोक हो जाता, पता नहीं क्या क्या हो सकता था, क्योंकि बहुत बुरा वक्त देखा। उसमें अच्छे बुरे तमाम हुए और बड़ी कारुणिक घटनाएं भी हुई, सब हुई। उन सबको झेलते हुए और झेलने में मुझे लगता है कि चिकित्सा जो काम आई वो लेखन आया, क्योंकि मैं दिन भर के सारे उस काम में, और पूरा दिमाग, और पूरा पता लगा 10-20 करोड़ रुपए का बजट है, उसकी सारी योजनाएं हैं, वो लागू होनी है, वो करनी, वो सबसे काम जा रहा है। और रात को लिख रहा हूँ तो मैं तो बृहस्पति ग्रह पे पहुंचा हुआ हूँ, मैं तो उसके चंद्रमाओं को देख रहा हूँ, तो मैं इस धरती से तो दूर हो जाता था ना। मैं उसके बाद प्लूटो चला गया हूँ, इतनी ठंड, इतने सर्द, उसमें सारा मैं वहाँ प्लूटो के उसी के बराबर के लगभग के चांद को देख रहा हूँ सारा। तो मेरा पूरे का पूरा जो है मनोजगत, वो इस सारी उलझनों से छूट करके एक मेरे लेखन के आकाश में चला जाता था। और उसने मुझे बचा लिया होगा, क्योंकि मैं वैसा ही वैसा निकल आया सारा, काजल की कोठरी से चले आए बाहर, और मैं वैसे ही हूँ जैसे पहले था, उसमें कोई अंतर ही नहीं आया। वो सारी चिकित्सा मेरी लेखन से हुई है। बहुत बहुत रोचक आपकी कहानियाँ हैं सर, और उतना ही रोचक आपका व्यक्तित्व भी है जहाँ तक मैंने जाना, और हमारे दर्शकों ने भी जाना और समझा है। एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। आप अच्छा। हमारे युवा लेखकों को या भावी लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि विज्ञान को किस तरीके से वो, जैसे आपने विज्ञान को साहित्य में ढालकर सरल बनाया, इसके कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे उन्हें? सच तो ये है कि मैं स्वयं ही विद्यार्थी हूँ, और मैं अपने समकालीन लेखकों से या युवा लेखकों से खुद ही सीखता हूँ। कुछ नया लिखता है तो मैं चौंक जाता हूँ, अरे मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैं कोशिश करूँगा। तो मैं एक विद्यार्थी के रूप में हर किसी से सीखने की कोशिश करता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात हमारे समय में ये थी, पिछले 60 वर्ष पीछे अगर मैं जाके देखूं, तो हम लोगों की एक बहुत अच्छी आदत थी, हम अपने अग्रजों का सम्मान करते थे। कोई भी लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, और उन अग्रजों को पढ़ के, उनकी रचनाएं पढ़ के, हम में ये होता था, उनकी तो तारीफ करते ही करते थे, हमें ये लगता था कि क्या काश कभी हम भी ऐसा लिख सकेंगे। ये एक स्वप्न रहता था कि कल क्या हम भी ऐसा लिख पाएंगे, हम भी ऐसा लिखेंगे। तो ये हमको एक उत्साह से भरता था, एक जोश मिलता था, रचनात्मक जोश, जिससे हम लिखते थे। युवा पीढ़ी इसीलिए कर सकती है। सबसे बड़ा तो फॉर्मूला जो मेरे पास है वो ये है कि आप विविध विधाओं में लिखिए। आप केवल लेख मत लिखिए, लेख लिखिए, जानकारी है, वो तो सूचना दे दी आपने, पत्रकार भी दे रहे हैं, लेकिन आप एक एक विज्ञान साहित्यकार के रूप में साहित्य की विविध विधाओं में लिखिए। आप कविता कहानी लिखने की कोशिश कीजिए, नाटक लिखिए, आप डायरी लिखिए, आप पत्र शैली में लिखिए, आप आप हर तरह से जो भी संभव है उस तरह से लिखिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लिखिए, आप रेडियो पर, टेलीविजन पर पटकथाएं लिखिए। तो विविधता जो है विज्ञान को आपको भी समृद्ध करेगी, आपको भाषा से शब्द संपदा बढ़ेगी आपकी, तो साथ ही आपके पाठकों की, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। जैसे मेरा है तो मेरे मेरे अपने पाठक हैं, मेरी कोई भी पुस्तक आती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रकाशक हो वो मेरे पाठकों को पता लगता है नई किताब आ गई है तो वो मंगाते हैं। कोई उसके लिए पता नहीं करना है, वो जानते हैं। और एक प्रकृति का ये वरदान है कि आज बहुत वरिष्ठ लोग ऐसे मिलते हैं, साइंटिस्ट मिलते हैं। अभी मैं डीआरडीओ के ऑफिस गया था, वहाँ 2 व्याख्यान दिए मैंने। तो वहाँ एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट जो है डायरेक्टर को परिचय दे रहे थे मेरा, मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो केवल सर को ही हम जानते थे कि एक विज्ञान लेखक ये हैं करके, और इनकी रचनाओं का हम इंतजार करते थे। हम 10-15 विद्यार्थी थे, बीएचयू से पढ़े हुए थे वो वैसे।
एक जो है आईटी में बहुत सीनियर जो है आईटी के विशेषज्ञ हैं, वो हर साल 5 सितंबर को मुझे जो है शुभकामनाएं भेजते हैं कि एक शिक्षक जिनको मैंने देखा नहीं, जिनसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन जिनको पढ़कर मेरे विज्ञान में रुचि बढ़ी, और वो आज जो है आशीष श्रीवास्तव उनका नाम है, और वो आज जो है विज्ञान विश्व का एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो साइट चला रहे हैं, और इंग्लिश में भी मतलब जो है साइंटिफिक वर्ड वो चला रहे हैं, लिखते हैं। उनकी किताब पिछले साल एक प्रकाशित हुई है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, हमें नहीं पता होता है हमारे पाठक कहाँ हैं। ये मेरे बचपन का जो आपने बताया आत्मकथात्मक, अब भी जो है मुझे देवाश्री नाम से एक फ़ोन मिला मुझे, और वो 10 साल पहले उन्होंने मेरी किताब पढ़ी थी आत्मकथात्मक, और एक चिट्ठी लिखी थी जो उनके पास आज भी सुरक्षित थी। और उन्होंने कहा कि मुझे इस बार आपकी जो पुस्तकें पुस्तक मेले से आई हैं, उनमें आपका फ़ोन नंबर मिल गया। तो मैंने कहा क्या वो चिट्ठी रखी हुई है? मैं बहुत ही रोमांचित हूँ। कह लगे हाँ रखिए, मैं अभी भेजती हूँ। उन्होंने फ़ोटो करके भेजा, फिर उसके बाद डाक से भी भेजा। 10 साल पहले पढ़ी हुई उसमें से वो आत्मकथात्मक, क्योंकि वो बचपन है। उस बचपन में जो कुछ मैंने गाँव का आपको बताया अपना, वो सब कुछ जीवंत उस पुस्तक में है, मेरी यादों का पहाड़ में। और वो देवाश्री और उनके पतिदेव, वो दोनों की ही प्रिय पुस्तक है। ऐसे एक बार अरे पटना से फ़ोन आया, मैं ट्रेन में जा रहा था, बहुत वरिष्ठ जो है उपन्यासकार है, झा साहब, उनका फ़ोन आया कि मेरी अलमारी में आपकी पुस्तक रखी है, मेरी प्रिय पुस्तकों में से ये है मेरी यादों का पहाड़। तो इस तरह मेरी मेरी किताबों की कहानियाँ हैं। मेरी पाठकों की विभिन्न मेरी पुस्तकों से जुड़े हुए किस तरह के लोग हैं करके, वो मैं बता सकता हूँ। तो इसलिए जो है साथियों को सिर्फ ये है कि सरल भाषा में लिखिए, एक मंत्र सदा याद रखिए कि अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा कहने का जब है, एक कहे और दूसरा समझे। इस मंत्र को मैं सदा लिखते समय याद कर लेता हूँ कि दूसरा समझ रहा है या नहीं। इसके बाद विविध विधाओं में लिखिए, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, आप लोग बीजों की तरह अंकुरित होकर के खूब पुष्पित पल्लवित हों, और कल समाज में विज्ञान की जागरूकता जगाएँ, वैज्ञानिक चेतना जगाएँ। यही शुभकामनाएँ हैं मेरी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत आपने बहुत आपको सुंदर भी ढंग बहुत से हमारे धन्यवाद, और युवा हमारे सारे लेखकों को लिए श्रोताओं, दर्शकों को भी, सभी को बहुत प्यार और बहुत जो है धन्यवाद कि उन्होंने हमें सुना। आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और संयोग से नीदरलैंड में मेरी 2 पोतियाँ भी पढ़ रही हैं। उन्होंने भी लिखा था कि हम ज़रूर देखेंगे, और मेरा एक पोता वो लंदन में है, उसका भी आया था कि हम ज़रूर सुनेंगे। तो वो अरे सुन वाह रहे सर! होंगे। बहुत बढ़िया। जी, आपका बहुत-बहुत आभार सर, आपने अपने व्यस्त धन्यवाद। हाँ, समय से समय नमस्कार। निकाला बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे दर्शकों का भी बहुत आभार जी, और सभी को मैं भी प्रणाम करता हूँ सभी को। और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए लेखक के साथ, उसकी नई जी, कहानी के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार।